वेलकम अगेन टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा था गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता को, ठीक है। ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता। चलो तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग। जब एक ठोस विलय को द्रव विलायक में सतत रूप से मिलाया जाता है तो विलय घुलता जाता है। अर्थात हम एक बीकर में पानी लेते हैं, विलायक, ठीक है, क्योंकि पानी सार्वत्रिक विलायक होता है। तो हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें ठोस विलय पदार्थ को घोलते हैं। धीरे धीरे करके लगातार सतत रूप से घोलते जाते हैं तो विलय घुलता जाता है तथा विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे ही विलय किसी विलायक में घुलता जाएगा तब विलयन की सांद्रता बढ़ती है। अंततः एक अवस्था ऐसी आती है जब विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलती। मान लो हम एक रूम टेम्परेचर पर, अर्थात रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम एक रूम टेम्परेचर पर एक बीकर में विलायक लिए हैं और उसमें विलय पदार्थ को सतत रूप से लगातार थोड़ा थोड़ा डाल करके हम घोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम विलय को घोलते जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जब उस ताप पर वह विलय उस विलायक के साथ नहीं घुलता, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने डायग्राम में आप लोगों को बताया है कि ये विलय है, विलय के कण, और विलायक हमने पानी लिया है। विलय और विलायक मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। तो उस दौरान ध्यान देना स्टूडेंट, जब विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुल पाती, ठीक है, तो उस दौरान जो विलय के कण है विलयन में आपस में टकराने लगते हैं। जो विलय के कण यहाँ दिख रहे हैं, ये दोनों या जितने भी विलय के कण होंगे वो विलयन में आपस में टकराने लगते हैं और विलयन से पृथक हो जाते हैं या दूर होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट, जब विलय के कण विलायक में और ज्यादा नहीं घुलते तब विलय के कण विलयन में आपस में टकराने लगते हैं और विलयन से पृथक होने लगते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। विलय और विलायक जब साम्य अवस्था में रहता है, अर्थात जब विलयन का निर्माण होता है तब विलयन साम्य अवस्था में रहता है, उस दौरान जिससे संतृप्त विलयन का निर्माण होता है। जब विलयन का गति, जब विलय और विलाय की जो गति है वो साम्य हो, उस दौरान संतृप्त विलयन का निर्माण होता है। गति साम्य हो अर्थात दोनों क्रियाएं बराबर हो, ठीक है। विलय और विलायक मिलकर के विलयन बनाता हो और विलयन से विलय पृथक होता हो, ये दोनों क्रियाएं जब एक साथ हो रहा हो तो उस समय संतृप्त विलयन का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट चलो हम लोग देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें ताप और दाब की स्थिर अवस्था में, ध्यान देना, ऐसा विलयन जिसमें ताप और दाब की स्थिर अवस्था में और अधिक विलय पदार्थ नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। स्टूडेंट हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं संतृप्त विलयन के बारे में, असंतृप्त विलयन के बारे में, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से कारक हैं जो ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है स्टूडेंट जालक ऊर्जा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं जालक ऊर्जा क्या है। यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो एक मोल क्रिस्टल को आयनों में पृथक करती है, अर्थात
स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक क्रिस्टल के बारे में। जब आयन आपस में जुड़ते हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, जब आयन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है और उस क्रिस्टल, ध्यान देना स्टूडेंट, उस क्रिस्टल के अवयवी आयन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाता है। यह ऊष्माशोषी क्रिया है, अर्थात जालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर क्रिस्टल अविलय होता है। देखो स्टूडेंट, यहां पर मैं आप लोग को बताया जालक ऊर्जा का काम क्या है। देखो जालक ऊर्जा क्या होता है कि क्रिस्टल से अवयवी आयन्स को पृथक करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम एक क्रिस्टल के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल है जिसमें अवयवी आयन एक दूसरे से जुड़ करके क्रिस्टल निर्माण हुआ है। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम ऊर्जा देते हैं, मतलब हीट या जो भी देते हैं, उष्मा भी एक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो जब हम इसमें ऊर्जा देते हैं या ऊर्जा को जब ये अवशोषित करता है तो अब ये इसमें क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं या विलयन से पृथक होने लगते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम तो अवयवी आयनों को विलयन से पृथक करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो कारक है जो ठोसों की द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करता है वो है जल योजन ऊर्जा। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने जालक ऊर्जा के बारे में समझा वैसे ही हम लोग जल योजन ऊर्जा के बारे में भी समझते हैं। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो पृथक आयनों के जलयोजित होने पर उत्पन्न होता है। हमने देखा था स्टूडेंट, जालक ऊर्जा में क्या हो रहा था, क्रिस्टल के जो अवयवी आयन्स होते हैं जालक ऊर्जा के वजह से पृथक हो जा रहे थे, तो उन पृथक आयनों को आपस में जोड़ने के लिए, जलयोजित करने के लिए उत्पन्न ऊर्जा को ही हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो स्टूडेंट, विलयन में अगर जालक ऊर्जा का मान अधिक होता है और जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है तो जो ठोस पदार्थ या ठोस विलय हम विलायक में घोलेंगे वो अविलय होगा, और जालक ऊर्जा का मान अगर कम होगा और जल योजन ऊर्जा अधिक होगा तो वह विलयन में विलय या वह ठोस विलायक में विलय होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं ताप का प्रभाव। ठोसों की द्रवों में विलयता पर ताप का प्रभाव। ध्यान देना स्टूडेंट, विलयता पर ताप का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विलय के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। स्टूडेंट, हम लोग को पता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट, विलयन की प्रक्रिया गतिक साम्य है। मान लो अगर विलयन की बनने की प्रक्रिया गतिक साम्य है, अर्थात पहले ही बता दिया आप लोग को स्टूडेंट कि विलय जब विलायक में घुलता है तो विलयन का निर्माण होता है, तो विलयन बन रहा है और विलयन से अवयवी कण पृथक हो रहे हैं, तो ये दोनों क्रियाएं अगर एक साथ हो रही हो तब हम बोलेंगे विलयन बनने की प्रक्रिया गतिक साम्य पर है। अतः इन पर ली सातेलिए का नियम लागू होता है और ली सातेलिए के अनुसार यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलता है
तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। दूसरा, ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। स्टूडेंट एक बात ध्यान देना और नोट कर लेना इस चीज को, कुछ पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर एक निश्चित ताप तक बढ़ती है फिर घटने लगती है। ये पदार्थ जल योजित होते हैं। अर्थात ध्यान देना स्टूडेंट, कुछ पदार्थों की जो विलेयता होती है, मतलब विलय को विलायक में जब हम मिलाते हैं तो एक निश्चित ताप तक इसकी विलेयता बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है। तो ये पदार्थ जल योजित होते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है यहाँ पर सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट, जिसको हम ग्लोबर लवण के नाम से भी जानते हैं। ये हाइड्रेटेड या जल योजित यौगिक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, निश्चित ताप के बाद विलेयता घटने का कारण जो है यौगिक के क्रिस्टलन जल का निकलना। मतलब जो यौगिक है, जो जल योजित होता है वहां से, या मतलब जल में घुला हुआ होता है, एक्वस होता है, वहां से जल की मात्रा का निकलना। इस ताप पर यौगिक निर्जलीय हो जाता है। इसे ठोस का संक्रमण ताप कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को। निश्चित ताप के बाद विलेयता घटने का कारण, देखो निश्चित ताप के बाद विलेयता घटने लगता है, तो घटने का कारण क्या है? यौगिक के क्रिस्टलन जल का निकलना। जो यौगिक होता है वहां से जो क्रिस्टलन जल होता है, क्रिस्टल के माध्यम में रहता है, क्रिस्टल के रूप में रहता है, वो निकलने लगता है तथा इस ताप पर यौगिक निर्जलीय हो जाता है। इसे ठोस का संक्रमण ताप कहते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग को पता चल गया होगा कि संक्रमण ताप क्या है, आप लोग इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं हम लोग कि जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ग्लोबर लवण है उसका संक्रमण ताप कितना है। तो स्टूडेंट इसका संक्रमण ताप 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात इस ताप पर विलेयता घटने लगता है, अर्थात ये क्रिस्टल के रूप में बनने लगता है, या क्रिस्टल से जल बाहर निकलने लगते हैं, जल के कण। चलो इसके बाद स्टूडेंट चलो हम अगला देखते हैं। अगला है दाब का प्रभाव। प्रभाव कम पड़ता है तो ठोस की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव्य दोनों की संपीड्यता कम होती है। हम गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, परंतु ठोस और द्रव्य को हम संपीड़ित नहीं कर सकते, बहुत ही कम संपीड़ित होता है ये, और इस वजह से दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। किस पर? ठोसों की द्रव्यों में विलेयता पर। चलो स्टूडेंट इसके बाद अगला हम देखते हैं विलय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो ये आधार पर काम करता है, क्योंकि है समान समान को घोलता है। हम लोग जानते हैं समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल में ध्रुवीय ठोस आयनिक यौगिक ही विलय होते हैं, ना कि अध्रुवीय ठोस। और अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक में अध्रुवीय विलय ही घुलता है, या अध्रुवीय विलय को ही घोलता है, ना कि किसी ध्रुवीय विलय को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा ठोसों की द्रवों में विलेयता पर प्रभाव या विलेयता पर पड़ने वाले प्रभाव या प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे का जो टॉपिक वो पढ़ेंगे वो है ठोस विलयन। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ठोस विलयन।
ठोस विलयन।